तो ये पंजाबी पुत्र जानकर ही रहेगा, जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है ना तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, दूसरा बंद होता है तो तीसरा, चौथा। तो खोल ले भाई, वो तो मैं खोल ही लूँगा, लेकिन बाद में कोई ऊंच नीच हो गई ना तो तुम नहीं बच पाओगे। क्या? हाँ, मैं उन लोगों की गिरफ्त में आ गया और उन्होंने मेरे से जबरन कबूलवाने की कोशिश की कि मुझे हेरोइन के व्यापारियों का सुराग कहाँ से मिला था। तो मैं, यानी कि तुम मेरा नाम लोगे? यस, तेरा नाम लूँगा मैं वालिया। क्या कहोगे कि मैंने तुम्हें बताया उनके बाबत? तुम झूठ बोलकर मुझे फंसाओगे? हाँ, एक नंबर के हरामी हो सुधीर कोहली। वो तो मैं हूँ ही, मेरे से बड़ा हरामी राजधानी में तो क्या आस पास 40 कोस तक नहीं मिल सकता। हे भगवान, अबे साले मैं तेरा यार हूँ, बना रहने की भी तो कोशिश कर। क्या कोशिश करूँ? जो पूछा है वो बक, फिर मेरा पीछा छोड़ देगा। हाँ, मेरा नाम ज़बान पर नहीं लाएगा? नहीं लाऊंगा। फिर यहाँ नहीं आएगा ना, तेरे पास फटकूंगा भी नहीं। चल सुन, पहाड़गंज के इलाके में एक बार है, नाम है स्टेटस बार। वो दरमाने दर्जे का बार है, जहाँ की इलाके में फैले सैकड़ों होटलों में आकर ठहरने वाले जो विदेशी ग्राहक होते हैं ना, ज़्यादातर उधर ही आते हैं। काफ़ी मशहूर जगह है। पहाड़गंज जाकर किसी से भी उसकी बाबत पूछेगा, पता चल जाएगा। वहाँ हर शाम को 9 साढ़े 9 बजे के करीब संतोख सिंह नाम का एक सिख आता है। खिचड़ी दाढ़ी वाला, उम्र में कोई 50 साल का लंबा तड़ंगा आदमी है, जो सर पर अभी खुली जैसी ढीली ढाली पगड़ी बांधता है। वो अपनी किस्म का एक ही बंदा है, जिसे तू दूर से देखकर ही पहचान लेगा। वो सरकार ही उस इलाके का डोप पुशर है, जो कि हीरोइन की पुड़िया अपनी पगड़ी में छुपा कर रखता है। तुम्हारा सप्लायर वही था? लेकिन तुम्हें तो नशे से किनारा की मुद्दत हो गई। क्या अब भी वो सदा वहाँ पाया जाता होगा? उम्मीद करो कि पाया जाता हो। मैंने तो 6 महीने से उसकी शक्ल नहीं देखी है। वैसे गिरफ्तार नहीं हुआ होगा, धंधा नहीं छोड़ गया होगा, या किसी और फील्ड में ऑपरेट नहीं कर रहा होगा, तो वहीं होगा। बहरहाल मेरा कॉन्ट्रैक्ट वही था, और उसका अलावा इस धंधे से जुड़े किसी दूसरे शख्स को मैं नहीं जानता। कहने का मतलब ये है कि वो सरदार उस बार में नहीं मिला तो यहाँ लौट के मत आना, बेकार है। तभी वो लड़की बाथरूम से बाहर निकली। मैंने सर से पाँव तक उसे निहारा। अब वो अपनी जीन्स और स्कीवी पहनी थी और वैसी आम लड़की लग रही थी जैसे कि कनॉट प्लेस में या साउथ एक्सटेंशन में अक्सर घूमती पाई जाती है। वालिया की तंबू जैसी झोल झाल कमीज़ में वो अपना मौजूदा टाइट लिबास के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हसीन और सेक्सी लग रही थी। अब वो कैनवस पर उकेरी गई लड़की जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, यानी कि लिबास ने सब बेड़ा गर्क कर दिया था। वो लड़की कपड़े पहनने के लिए नहीं बनी थी। अब क्या प्रोग्राम है? वो वालिया से बोली। भाग जाए यहाँ से। क्या? भाग जाऊँ? कहीं भी जाके मर, लेकिन यहाँ से टल। क्यों? अब मेरा काम करने का मूड नहीं रहा, इसकी वजह से। उसने उपेक्षापूर्ण भाव से मेरी तरफ देखा। वालिया ने जवाब नहीं दिया। वो परेशान हाल अपना माथा पकड़े बैठा रहा। ओके डैडियो, मैं चली। अब बुलाया तुम सैंडल? ओह नो, ओह यस। और वो पाँव पटकती हुई वहाँ से रुखसत हो गई। अब शायद ही लौटे हैं यहाँ। ज़रूर लौटेगी। अभी छोटी है ना, इसलिए तुनक मिजाज है। कई बार ऐसा अल्टीमेटम दे चुकी, लेकिन लौट कर आती है। तुम्हारे से फिट है? हाँ फुल, तभी तो लौट आती है। खुशकिस्मत हो यार। तुम्हारे यहाँ कदम पड़ने से पहले तक तो यही समझता था मैं, अब आगे का पता नहीं। मैं हंसा और फिर उठ खड़ा हुआ। ओके, मैं भी चला। ओए, पिछवाड़े से जाना, भगवान के लिए पिछवाड़े से जाना। बख्शी रेस्टोरेंट का पिछवाड़े से भी रास्ता है। उधर से रेस्टोरेंट में दाखिल होकर सामने से निकल जाना, और मेरे लिए दुआ करना कि तुम्हारे पीछे लगे कोई यहाँ तक ना पहुँच गया हो। ओके। वस्तुतः मैंने वैसी कोई कोशिश नहीं की। मैं जिस रास्ते वहाँ आया था उसी रास्ते सामने सड़क पर वापस पहुँचा। कोई मेरा पीछा कर सकता था, ये बात मेरे जहन में नहीं आई थी, लेकिन अगर ऐसा था तो ये खुशी की बात थी। यूँ मैं अपना पीछा करने वाले की गर्दन दबोच सकता था और उसके जरिए अपनी मंजिल तक आसानी से तक पहुँच सकता था। मैं पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचा। यादव वहाँ अपने ऑफिस में मौजूद था। क्या खबर? तुम बोलो। कुछ सूझा? कुछ याद आया? नहीं, मैंने खेदपूर्ण स्वर में बोला। तो फिर यहाँ कैसे आए? तुम्ही ने तो कहा था आकर मिलूं। कुछ सूझे तो? ओ,
फिर तो सॉरी, मैंने समझा वैसी हाजिरी भरनी थी। उसने अनमने भाव से गर्दन हिलाई। तुम अपना बताओ, पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा? कैसा सुराग? अरे कैसा भी, मसलन हेरोइन वाले एंगल पर भी कोई तरक्की हुई हो? अभी नहीं हुई, लेकिन उस एंगल पर बड़ी शिद्दत से काम हो रहा है। किसी सुराग की टो में हमारे काफ़ी सारे आदमी शहर के नॉन डोप पेडलर्स की और नॉन डोप एडिक्ट्स की पड़ताल कर रहे हैं। नशे के व्यापार के मामले में हमने शहर का मिजाज भी नए सिरे से भांपने की कोशिश की है। तो फिर कुछ पता चला? एक ख़ास बात पता तो चली है, लेकिन उसकी कोई अहमियत अभी हमारे पल्ले नहीं पड़ी। मालूम हुआ है कि आजकल शहर में हेरोइन की शॉर्टेज चल रही है। पिछले कुछ अरसे हेरोइन की सप्लाई घटती घटती अब एकाएक लगभग बंद ही हो गई है। वो थोड़ी बहुत उपलब्ध है ना, वो नॉर्मल रेट से कहीं महंगी बिक रही है। हमारे मुखबिरों ने बताया कि इस वजह से शहर के नशेबाजों में काफ़ी सनसनी फैली हुई है, जो कि यही हाल अगर बना रहा तो आइंदा दिनों में तहलके में तब्दील हो सकती है। शॉर्टेज की कोई वजह अभी सामने तो नहीं आई। हमने काफ़ी पूछताछ करवाई है, लेकिन फ़िलहाल कोई नहीं जानता, कोई कुछ नहीं जानता। कोई नशा करने वाला तो क्या, नशा बेचने वाला भी नहीं जानता। अलबत्ता इस बात की तस्दीक दोनों किस्म के लोगों ने की है कि आजकल नशे की पुड़ियाँ दिल्ली शहर में आसानी से उपलब्ध नहीं। जामा मस्जिद, पहाड़गंज, नबी करीम जैसे इलाकों में भी नहीं, जैसे कारोबार के गढ़ बताए जाते हैं। ओह, ये सिलसिला जारी रहा ना तो शहर में खून खराबे की लहर आ सकती है। पुड़िया के तलबगार पुड़िया ना मिलने पर दीवाने हो सकते हैं और कुछ भी कर डालने पर उतारू हो सकते हैं। ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए हमने पहले से ही नॉन नशेड़ियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। आई सी। क्या पांडे का इस धंधे से ताल्लुक़ रखते किन्हीं लोगों से वास्ता था? मेरी जानकारी में तो नहीं था। वो खुद ऐसा कोई नशा करता था? अरे सवाल ही नहीं पैदा होता सर। मुझे यकीनी तौर से मालूम है कि विस्की के अलावा किसी और के नशे से उसकी कोई निस्बत नहीं थी। ख़ास तौर से हीरोइन, अफ़ीम, चरस, गांजा जैसी नामुराद नशों से तो बिल्कुल नहीं। और क्या खबर है? कैसी खबर? अरे अब तक तुमने क्या तीर मारा? अभी तो कोई तीर नहीं मारा। कोशिश तो कर रहे होंगे। वो भी अभी फुल स्विंग में नहीं। कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं तो कल रात मोर्ग में तो तुम्हारे मिजाज से ऐसा लग रहा था, जब तक पांडे के कातिल का पता नहीं लगा लोगे, पलक नहीं झपकोगे, चैन से नहीं बैठोगे। चैन से तो नहीं बैठा हुआ हूँ, लेकिन अब क्या कहूँ यादव साहब, हर काम होते होते ही तो होता है ना। मेरी वार्निंग याद है ना? वार्निंग? इस केस में अपनी खिचड़ी अलग से नहीं पकानी है। पुलिस को तुम्हारी हर हरकत की खबर होनी चाहिए। ये मैं तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ कोली। इस केस के साथ अगर कोई ड्रग एंगल जुड़ा है तो समझ लो, ड्रग लॉर्ड से पार पाना किसी अकेले आदमी के बस की बात नहीं है, भले ही वो अकेला आदमी सुधी कोली ही क्यों ना हो। नशे के व्यापारियों की बहुत ऊंची पहुंच, बहुत वसी ताकत होती है, जिसके आगे कोई मामूली प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं टिक सकता। पुलिस का महकमा तो टिक सकता है ना जी। जैसा कि अपेक्षित था, वो मेरी बात पर भड़का नहीं। अभी तक तो टिका हुआ ही है। इस करप्ट महकमे में आगे कब क्या हो जाए क्या पता चलता है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। बहरहाल कोई ड्रग लॉर्ड या सारे ड्रग लॉर्ड्स में मिलकर भी पुलिस के महकमे का सफाया नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता एक आदत प्राइवेट डिटेक्टिव का सफाया कर सकते हैं। कोली, मैं आगाह कर रहा हूँ तुमको। मैं आगाह हो गया जनाब। तुम्हारा सफाया हो गया तो जो कुछ तुम जानते हो उसका भी तुम्हारे साथ ही सफाया हो जाएगा। इसलिए अगर कुछ जानते हो और उसे सीधे सीधे मुझे नहीं बताना चाहते हो तो कोई चिट्ठी लिख देना और उसे ऐसी महफूज जगह रख के मरना कि वो पुलिस के हाथ लग सके। यानी कि अगर मैं ख़त्म हो गया तो तुम्हें मेरा नहीं, उस जानकारी का अफसोस होगा जो मेरे साथ ख़त्म हो गई। समझदार आदमी हो। ऐसी कोई जानकारी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है जो कि मैं पुलिस के साथ शेयर कर सकूं। आगे हो सकती है। आगे का क्या इरादा है? अभी तो नेक ही इरादा है। नेक ही रखना। हुक्म सर माथे जनाब। कोई कत्ल बेवजह नहीं होता कोली। हर कत्ल की कोई वजह होती है। इसलिए पांडे के कत्ल की भी कोई वजह होगी। पांडे की डोर तुम्हारे से जुड़ी हुई थी। वो तुम्हारा आदमी था, वो तुम्हारे लिए काम कर रहा था। इसलिए जिस वजह से पांडे का कत्ल हुआ एंड उसी वजह से तुम्हारा भी कत्ल हो सकता है। इस बात का एहसास है तुम्हें? हाँ, है तो सही। है तो क्या करोगे? भाई कोशिश करूँगा पूरी की पूरी कि मेरे कत्ल की नौबत ना आए।
अगर ड्रग लॉर्ड्स ने तुम्हारा सफाया ज़रूरी मान लिया ना, तो तुम्हारी कोई कोशिश कारगर साबित नहीं होने वाली। तो क्या करूं? घर में दुबक कर बैठ जाऊं या शहर छोड़ के भाग जाऊं? मुझे उम्मीद नहीं कि इससे भी कोई फ़ायदा होगा। तो आइंदा दिनों में तुम्हारे लिए एक ही सेफ जगह है। कौन सी? जेल। मजाक कर रहे हो? वैसे तो जेल में भी कत्ल हो जाते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम तुम्हारे साथ ऐसी ना बीते। मैं तिहाड़ में तुम्हारे लिए हर आराम और सुख सुविधा का भी इंतज़ाम करवा दूँगा। तुम्हें एहसास ही नहीं होगा कि तुम जेल में हो या किसी होटल में। तुम ज़रूर मजाक कर रहे हो ना? कोहली, मेरे टच में रहना रोज़ाना, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मेरे से रोज़ संपर्क करना और जो कुछ भी जानो उसे मेरे साथ शेयर करना, इसी में भलाई है तुम्हारी। अच्छी बात है। और हाँ, आइंदा हर 24 घंटों में एक बार अगर मुझे तुम्हारी खोज खबर ना लगी ना, तो मैं ऑटोमेटिकली समझ लूँगा तुम्हारा काम हो गया और फिर तुम्हारी लाश की तलाश शुरू करवा दूँगा। अच्छे खैर ख्वाह हैं मेरे तो। अच्छा खैर ख्वाह हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। तुम खुदा से दुआ करो कि पांडे की मौत का रिश्ता हीरोइन के व्यापार से जुड़ा ना निकले। मरने वाला तो मर गया, लेकिन तुम्हारी खुद की भलाई इसी में है। ऐसी कोई भनक मिली है क्या तुम्हें? मिली है, तभी कह रहा हूँ। एनसीबी की रिपोर्ट है कि हीरोइन के व्यापारी को लेकर शहर के अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़ी पुथल होने वाली है। तुमने कभी गुरबख्श लाल का नाम सुना है? हाँ, सुना तो है। वो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन था ना, जो कोई 5 या 6 महीने पहले नए साल की रात को फरीदाबाद में स्थित अपनी कोठी में बहुत ही रहस्यपूर्ण ढंग से मरा हुआ पाया था। उसी गुरबख्श लाल का जिक्र कर रहा हूँ। एनसीबी की रिपोर्ट है कि अपनी ज़िंदगी में इस एरिया के नशे के व्यापार पर उसका मुकम्मल कब्जा था। उसकी मुंबई की कंपनी के नाम से जानी जाने वाली एक अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से जुगलबंदी थी, जिसके कि आगे सारी दुनिया में कॉन्टैक्ट थे। सुना है कंपनी इस क्षेत्र में फैले हेरोइन के व्यापार में गुरबख्श लाल को फ्री हैंड देने के लिए उसे 20% का हिस्सा चार्ज करती थी। आगे हालात ऐसे बने बताए जाते हैं कि इधर गुरबख्श लाल मर गया और उधर मुंबई में पता नहीं कैसे कंपनी का सितारा गुरूब हो गया। गुरबख्श लाल की मौत के बाद से ही दिल्ली के नारकोटिक्स ट्रेड का ग्राफ नीचे और नीचे आता चला गया और अब 6 महीनों में हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि इस क्षेत्र में हेरोइन जैसी है ही नहीं। ऐसा कोई बड़ा डॉन मर जाए तो उसकी जगह लेने वाला भी तो कोई होता होगा ना? होता है। कुशवाहा नाम है उसका, जो कि गुरबख्श लाल की ज़िंदगी में उसका खास आदमी था। वही आदमी एक तरह से गुरबख्श लाल के एम्प्लॉयर का उत्तराधिकारी बना बैठा है, लेकिन हमें यकीनी तौर से मालूम है कि हेरोइन के व्यापार से उसका कुछ लेना देना नहीं। उसका लोकल अंडरवर्ल्ड के कार्यकलापों से या गैर कानूनी धंधों से भी कुछ लेना देना नहीं। कमाल है तो कमाल ही। अलबत्ता ये क्यों कर हुआ इसकी हमें खबर नहीं। अच्छा चलो, मान लिया कि कुशवाहा नाम का वो शख्स सुधर गया, लेकिन गुरबख्श लाल कोई अकेला ही तो बड़ा दादा नहीं रहा होगा दिल्ली शहर में। और भी हैं ना, कई हैं। उनमें से झाम नामी नाम का एक सिंधी खलीफा तो इतना ताकतवर बताया जाता है कि उसमें और टॉप के दादा गुरबख्श लाल में 19-20 का ही फ़र्क था। लेकिन एनसीबी की पक्की रिपोर्ट है कि गुरबख्श लाल की मौत के बाद उसने लोकल नार्कोटिक्स ट्रेड पर काबिज होने की कोशिश नहीं की थी। आई सी। उसके अलावा और बड़े रसूख वाले दादा कौन माने जाते हैं दिल्ली के? कई हैं, जैसे सलीम खान, पवित्रा सिंह, भोगीलाल, माता प्रसाद ब्रजवासी। सब जयराम पेशा लोग हैं। सबके वाहियात धंधे हैं, जैसे कि बुर्दा फरोशी, प्रोस्टिट्यूशन, जाली पासपोर्ट, आर्म्स स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, नकली शराब ठेके पर कत्ल करना, अगवा, जुआ, ये सारे काम, इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाना, हफ्ता वसूली, ये सारे काम, ब्लैकमेलिंग करना, सब। अच्छा, यानी कि हर नाजायज़ धंधा। लेकिन वोट के लिए सबने अपने अपने जायज़ सफ़ेद धंधे भी खड़े किए हुए हैं। कई तो मानते ही नहीं कि वो दादा हैं। सब अपने आप को भले मानस और नेक नियत लोग बताते हैं। पवित्र सिंह तो मेट्रोपॉलिटन काउंसलर तक रह चुका है और सलीम खान अपने इलाके का मशहूर सोशल वर्कर है और कांग्रेस का काफ़ी रसूख वाला कार्य करता है। इनमें से किसी का आज की तारीख में नशे के व्यापार में हाथ नहीं। एनसीबी की रिपोर्ट तो यही कहती है। ऊपर से इस पक्की खबर पर गौर करो कि शहर में नारकोटिक्स का तोड़ा है।
अगर कोई लोकल दादा इस ट्रेड में गुरबख्श लाल की जगह ले चुका होता तो फिर तोड़ा क्यों होता? एक वजह हो सकती है। क्या? ऐसे व्यापार में जब कोई नया आदमी कदम रखता है तो अपने माल की खपत बनाने के लिए पहले वो उसकी नकली मांग पैदा करता है। क्या पता नए माल की नई डिमांड बनाने के लिए शहर में खामोखा हेरोइन की किल्लत बनाई जा रही हो। सप्लाई रोककर क्या नहीं हो सकता? वो सोचने लगे। या शायद मैंने तरह दी, कोई नया खलीफा टेक ओवर की कोशिश कर रहा हो, मतलब कि स्थापित धंधे पर काबिज होने की कोशिश कर रहा हो, इसलिए वो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी लगा रहा हो कि वक्ती तौर पर शहर से हीरोइन गायब हो जाए और आदि नशेड़ी तड़प तड़प कर नशे की मांग करने लगे, उसकी हद सहमति में मिला दें, हाँ करें। अब ये तो हो नहीं सकता कि कोई बड़ा धर्मात्मा, कोई खुदाई फरिश्ता इस शहर में ये संकल्प लेकर अवतरित हुआ हो कि यहाँ नशे का व्यापार नहीं चलने देगा। ऐसा कहीं होता है? वही तो कोहली, जिस बात की तरफ तुम्हारा इशारा है ना, उससे तो नारकोटिक्स ट्रेड के कंट्रोल के लिए लोकल अंडरवर्ल्ड में गैंगवार छिड़ सकती है। और उस गैंगवार में ये बेगुनाह पंजाबी पुत्र खेत रह सकता है। शुक्र है तुम इस बात का एहसास है। मुझे तो जी पूरा एहसास है, इसलिए तुम्हारे भले के लिए तुम्हें हिदायत दी है पुलिस के टच में रहना। हर 24 घंटे में कम से कम एक बार मेरे से संपर्क ज़रूर करना। ज़रूर सर। पोस्टमार्टम की क्या रिपोर्ट है, क्या पोजीशन है? हो चुका पोस्टमार्टम। उसकी इस बात की तस्दीक हुई है कि कत्ल पीठ की तरफ से घोंपे गए एक लंबे फल वाले चाकू से हुआ था, जो कि उधर से सीधा दिल में उतर गया। पोस्टमार्टम से हमारे कत्ल के वक्त के अंदाजे की भी तस्दीक हुई है, यानी कि वो पिछली रात 9 बजे हुआ था। हाँ। लाश अब कहाँ है? अभी तो मोर्ग में ही है, लेकिन शाम तक रिश्तेदारों को सौंप दी जाएगी। ओह, और वो जो तुम्हारी लैब वाले लिपस्टिक की किस्म की शिनाख्त कर रहे थे, वो उसकी कोई रिपोर्ट अभी हमें हासिल नहीं हुई है। एक्सपर्ट कहता है वो एक बड़ा लंबा और पेचीदा काम है, क्योंकि काम करने के लिए लिपस्टिक का जो नमूना हासिल हुआ है वो बहुत कम है, ना होने जैसा है। यानी कि वो अभियान फेल भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और ये कुशवाहा कहाँ पाया जाता है? वहीं पाया जाता होगा जहाँ की अपनी ज़िंदगी में उसका बॉस पाया जाता था। वैसे तो गुरबख्श लाल के दिल्ली में कई ठिकाने थे, लेकिन उसका हेडक्वार्टर लोटस क्लब में था, जो कि वो कनॉट प्लेस में है। और झाम मानी नहीं, झाम नानी, जिसे तुमने गुरबख्श लाल के बराबर की ताकत वाला दादा बताया, वो क्या इरादे हैं जी तुम्हारे? भाई कोई ख़ास नहीं, बस यूं ही पूछा। वो करोल बाग में रहता है, वहाँ से बीडनपुरे के इलाके में उसकी बाबत किसी से भी पूछना, पता चल जाएगा। बाकी के बिरादरी भाई? सलीम खान ने उर्दू बाज़ार में अपना दफ्तर बनाया हुआ है, जिससे अब वाकिफ़ हैं। रहता भी वहीं जामा मस्जिद के इलाके में कहीं है, लेकिन पता नहीं मालूम। पवित्र सिंह आज़ादपुर में रहता है, पता मालूम नहीं, लेकिन क्योंकि उस इलाके का मेट्रोपॉलिटन काउंसलर रह चुका है, इसलिए वहाँ कोई गुमनाम शख्स नहीं हो सकता वो। आई अंडरस्टैंड। भोगीलाल और माता प्रसाद ब्रजवासी के ठिकाने की मुझे कोई खबर नहीं, लेकिन उनको ज़रूर होगी कि जिनके कि ये जोड़ीदार हैं, उन्हीं में से किसी से पूछ लेना। ठीक। कोहली, उन लोगों से उलझोगे ना तो सीधे निगम बोध ही पहुँचोगे, बता रहा हूँ मैं तुमको। अरे उलझूंगा काहे को, मेरी क्या शामत आई है? तो बस जरा करीब से गुजरूंगा। जवाब में यादव कुछ नहीं बोला और मैं वहाँ से रुखसत हुआ। मैं कनॉट प्लेस पहुँचा। लोटस क्लब में कुशवाहा से मिलने में कोई ख़ास दिक्कत पेश नहीं आई। वो करीब 45 साल का अंधगंजा गठीले जिस्म वाला दरमियाने कद का संजीदा सूरत शख्स निकला। मैंने उसे अपना कार्ड पेश किया, जिस पर एक सरसरी निगाह डालकर उसने उसे मुझे वापस कर दिया। मुझे अफसोस हुआ, एक तो इसलिए कि तहजीब के खिलाफ बात थी, और दूसरे इसलिए कि इसका मतलब था कि किसी पीढ़ी की किन्हीं सेवाओं की ना उसे ज़रूरत थी और ना आइंदा पड़ने वाली थी। बोलो, वो बोला। मैं एक अप्रिय विषय पर बात करना चाहता हूँ। करो, जब तुम्हें टाइम दिया है तो कोई भी बात करो। जो करना है 2 टूक कह दूँ? हाँ, इसी में समझदारी है और वक्त की बचत भी, तुम्हारे और मेरे दोनों के। सुना है आप अभी कल तक लोकल अंडरवर्ल्ड के टॉप बॉस गुरबख्श लाल के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे। ये बात भी जगविदित है कि इधर के ड्रग ट्रेड पर सिर्फ गुरबख्श लाल का कब्जा था, और गुरबख्श लाल को मरे 6 महीने हो गए। तब से इधर का ड्रग ट्रेड डामाडोल है।
हीरोइन की इधर आजकल बड़ी शॉर्टेज बताई जाती है। मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों कर हुआ? ऐसा क्यों कर हुआ कि गुरबख्श लाल के पीछे छोड़े सबसे मुफीद धंधे को किसी ने अपने काबू में करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि जो लोग ऐसा कर सकते थे उनमें से किसी के इस धंधे पर काबिज होने की कोशिश करने की मजाल भी नहीं हो सकती। अब वजह बहुत ख़ास है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इतना समझ लो कि लोकल उस्तादों के भी किसी बड़े उस्ताद की धमकी की तलवार लाल साहब के जमायती तमाम दादाओं के सर पर लटक रही है। सबको किसी बड़े कड़क अंडरवर्ल्ड डॉन की वार्निंग है, कोई ड्रग्स के धंधे पर काबिज होने की कोशिश ना करे। क्यों है? क्या वो बिग बॉस खुद धंधा हथियाना चाहता है? नहीं, वो ड्रग्स के धंधे के सख्त खिलाफ है। मेरे भूतपूर्व बॉस का कोई भी जोड़ीदार उस वार्निंग को नज़रअंदाज करेगा ना तो ज़िंदा नहीं बच सकेगा। इसलिए अभी तक तो किसी की उस वार्निंग को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं हुई है। फिर भी ऐसी ज़रूरत कोई कर सकता है तो कोई क्यों कर सकता है? और कौन कर सकता है? लेखूमल छामनानी, कुशवाहा निसंकोच बोला, क्योंकि उसकी तो लाल साहब की ज़िंदगी में भी इस धंधे पर नज़र थी, लेकिन लाल साहब के सामने उसकी पेश नहीं चलती थी। यानी कि वो सर पर लटकती धमकी की तलवार से नहीं डरता? बराबर डरता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि ऐसी ज़रूरत वो कर चुका है। मैंने कहा है कि ऐसी ज़रूरत कोई कर सकता है तो वो ही कर सकता है। कर चुका होता तो शहर में हीरोइन का तोड़ा क्यों होता? तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया, यानी कि नहीं कर चुका। शायद उसने कोई गुपचुप तरीका अख्तियार किया हो। कैसा गुपचुप तरीका? किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाने वाला तरीका, बेवक्त मुसीबत किसी दूसरे को बतौर बलि का बकरा पेश करने का तरीका। ऐसा कुछ हो रहा हो तो मैं कहूँगा कि अपना सिंधी भाई किसी के भी कयास से कहीं ज़्यादा काया है। क्या बिरादरी भाइयों में से ही कोई झाम नानी की ओट बनने के लिए तैयार हो सकता है? तुम बिरादरी से वाकिफ़ हो? सिर्फ नाम जानता हूँ। सलीम खान, पवित्र सिंह, भोगी लाल, माता प्रसाद ब्रजवासी। कोई तैयार नहीं हो सकता। वो भी झामन्यानी से कम रसूख वाला दादा नहीं है। अगर उन्होंने वार्निंग को नज़रअंदाज करके ऐसा कोई कदम उठाना होगा ना तो वो अपने बलबूते उठाएंगे। किन्होंने? कौन ऐसा कदम उठाने की सोच सकता है? वैसे तो कोई भी नहीं सोच सकता, क्योंकि वार्निंग जिस आदमी की है उसका ताकत का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी की ऐसी कोई मजाल होती ना तो वो भोगी लाल और ब्रजवासी नहीं हो सकते। जब से उन्हें ड्रग्स के धंधे में हाथ न डालने का वार्निंग मिली है तब से उन्होंने अपने ही धंधों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी है और उन्हीं में बहुत तरक्की कर ली है। भोगी लाल अपने नकली शराब के और अगवा और कत्ल के धंधे से झुग्गी झोपड़ी की बादशाही से राजी है और ब्रजवासी लैंड ग्रेब और इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वालों का पहले से ज़्यादा पूजनीय मसीहा बना बैठा है। ऊपर से उसका मकान दुकान जबरन खाली कराने का और व्यापारियों और कारखानेदारों से हफ्ता वसूली का धंधा भी जोरों पर है। लेकिन वही मजाल सलीम खान और पवित्र सिंह की भी तो हो सकती है। मुझे जवान देने की कोशिश मत करो। मजाल तो किसी की भी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी किसी को सरसाम हो जाए और उसका दिमाग हिल जाए तो ऐसा भोगी लाल और ब्रजवासी के मुकाबले में सलीम खान, पवित्र सिंह, यहाँ तक कि झाम नानी के साथ भी होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। आप गुरबख्श लाल के उत्तराधिकारी बताए जाते हैं। आप उसकी गद्दी पर काबिज़ हैं। इस लिहाज से तो ड्रग्स ट्रेड के कब्जे की दौड़ में आपको भी शामिल होना चाहिए, बल्कि आपको तो दौड़ में सबसे आगे होना चाहिए, क्योंकि आपका तो धंधा एक तरह से विरसे में ही मिला है। नहीं मिला। इस धंधे के मामले में जो वार्निंग औरों पर लागू है वो मुझ पर भी लागू होती है। ऊपर से मेरी खुद की ही किसी काले धंधे में कोई दिलचस्पी नहीं। इस काले धंधे में या किसी भी काले धंधे में? किसी भी काले धंधे में। मैंने तो मसल तो सुनी भी थी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली जाने की, लेकिन ऐसी बिल्ली कभी नहीं देखी थी। तो आज देख लो। हाँ तो फिर? उसने मेरे पीछे दरवाजे की तरफ देखा। उठकर दरवाजे का रुख करने के अलावा मेरे पास और क्या चारा था? वहाँ फिर भी रुके रहने पर मुझे उठाकर बाहर फिकवाया जा सकता था। मैं जामा मस्जिद पहुँचा।
सलीम खान उर्फ नेताजी के उर्दू बाज़ार में दफ्तर के हर कोई वाकिफ़ निकला। नेताजी के किसी फ़ैन ने मेरे बिना कहे मुझे वहाँ पहुँचा भी दिया, लेकिन वहाँ दफ्तर के दरवाजे पर ताला झूलता मिला। वजह कोई ना बता सका। मेरा वहाँ तक का रहनुमा भी नहीं। दफ्तर का ताला खुलने के इंतज़ार में कोई आधा घंटा मैंने सिगरेट फूंकते, इधर उधर भटकते गुजारा, लेकिन जब ताला ना खुला तो कल फिर वहाँ लौट आने का इरादा करके मैं वहाँ से रुखसत हो गया। मैं आज़ादपुर पहुँचा। आज़ादपुर में पवित्र सिंह का पता तो मैंने बड़ी सहूलियत से तलाश कर लिया, उसके रूबरू पहुँचने में भी कामयाब हो गया, लेकिन ड्रग्स के विषय के मेरी ज़बान पर आते ही उसने तो जैसे मेरी ज़बान ही पकड़ ली। फिर उसने पंजाबी में ही इस पंजाबी पुत्र का ऐसी तेरी माँ दी तेरी बहन दी कि वहाँ से पनाह मांगते ही बनी। कितना गलत ख्याल है दुनिया का कि कुत्ता कुत्ते को नहीं काटता, मुझे तो उसने बराबर काटा। सलीम खान की तरह झामनानी से मुलाकात में भी मैं कामयाब ना हो सका। वो अपने बीजनपुरे वाले ठिये पर मौजूद नहीं था और उसके उस रोज़ वहाँ लौटने को भी कोई गारंटी नहीं थी। यादव के आश्वासन पर भोगीलाल और ब्रजवासी का अता पता तलाशने की या उनसे मिलने की मैंने खुद ही कोशिश नहीं की। बाकी का सारा दिन मैंने दिल्ली के बदनाम इलाकों में भटकते गुजारा। कहीं से किसी तरह का भी कोई सुराग हासिल नहीं हुआ। ड्रग्स का सब्जेक्ट ही ऐसा नाजुक था कि मैं जिन बेशुमार लोगों के मुंह लगा उनमें से अधिकतर ने मुझे कोई पुलिस या पुलिस का भेदिया समझा। उसे मेरे सामने मुंह खोलना तो दूर, मेरे करीब खड़े रहने से भी परहेज बढ़ता। लिहाजा सारे दिन की भाग दौड़ का कोई नतीजा निकला तो सिर्फ ये कि मैं संतोख सिंह नाम के एक संभावित डोप पेडलर का नाम जानता था, जो कि पहाड़गंज के स्टेटस बार से ऑपरेट करता हो सकता था, जो कि पिछले 6 महीनों में मर चुका हो सकता था, कोई टांग वांग तोड़ा कर घर या अस्पताल में पड़ा हो सकता था, अपना डोप पेडलर का धंधा छोड़ चुका हो सकता था, अपना ठिया बदल चुका हो सकता था या ठिये पर पहुंचने का कोई वक्त तब्दील कर चुका हो सकता था। बहरहाल मेरे सामने कोई रास्ता खुला था तो वो संतोख सिंह के से खबर लेने वाला ही था। शाम को घर का रुख करने से पहले मैं करोल बाग में स्थित पांडे के घर में पहुंचा। वहाँ मुझे उसकी बीवी से मालूम हुआ कि पांडे का अंतिम संस्कार अगले रोज़ दोपहर से पहले नहीं होने वाला था, क्योंकि रानीखेत से पांडे के बड़े भाई और उसकी माँ ने आना था, जो कि अगले रोज़ सुबह से पहले दिल्ली नहीं पहुँचने वाले थे। अंतिम संस्कार की जगह लिंक रोड पर स्थित शमशान घाट बताई गई। करोल बाग से मैंने अपने घर का रुख लिया। रास्ते में मैं लाजपत नगर के केमिस्ट शॉप पर रुका। उसका मालिक मेरा वाकिफ़ था, जिसको मैंने अपनी ज़रूरत समझाई तो उसके मुताबिक दवा की 2 शीशियाँ उसने मुझे सौंपी। फिर मैं ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 पहुँचा, जहाँ के एक किराए के फ्लैट में उन दिनों मेरा आवास था। मैंने कार इमारत के सामने खड़ी की। मैंने इमारत का फाटक ठेल कर भीतर कदम रखा ही था कि ग्राउंड फ्लोर के बरामदे में ओक साहब प्रकट हुए। बुजुर्गवार मेरे मकान मालिक थे, मुकम्मल तौर से रिटायर ज़िंदगी जी रहे थे, इसलिए कान खड़े ही रखते थे ये जानने के लिए कौन आया था कौन गया था। कैसे हैं ओक साहब? मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ता हुआ बोला। उसने सहमति में सर हिलाकर तस्दीक की कि सब ठीक था। उससे आगे मैंने उन्हें वार्तालाप की दिशा में कोई मौका नहीं दिया। गर्दन हिलाना रोक कर जब तक उन्होंने जबान खोली तब तक मैं पहली मंजिल की आधी सीढ़ियाँ चढ़ भी चुका था। अपने फ्लैट पर पहुंचकर मैंने केमिस्ट से मिली एक दवा की 2 बूंदें अपने दोनों नथुनों में डाली तो जैसे भीतर आग लग गई। मैं कई बार छींका, कई बार खांसा, कई बार नाक साफ की तो कहीं जाकर मुझे राहत महसूस हुई। मैंने 5 मिनट बाद शीशे में अपनी शक्ल देखी तो मुझे ऐन वही दिखाई दिया जो मैं देखना चाहता था। तब मेरे नथुने लाल हो चुके थे, उनमें से रह रहकर पानी रिस रहा था, जिसको बाहर टपक पड़ने से रोकने के लिए मुझे बार बार अपनी सांस खींचनी पड़ती थी। दूसरी शीशी की दवा मैंने आँखों में डाली। वो आँखों के डॉक्टर्स द्वारा आँखों के मुआयने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक्रोपीन जैसी कोई दवा थी, जिससे मेरी आँखों की कोरें लाल हो गईं, पुतलियाँ सुकड़ गईं और निगाह धुंधला गईं। अब मेरी शक्ल एक ऐसे नशेड़ी जैसी बन गई थी जो कि वक्त पर अपने नशे की खुराक नहीं ले सका था। आखिर में मैंने एक सुई की नोक को सिगरेट लाइटर की लौ पर तपाया और उसे अपनी बाहाँ पर कोहनी और कलाई के बीच भीतर की तरफ 8-10 जगह चुभोया। तत्काल वहाँ ऐसे लाल निशान दिखाई देने लगे जैसे नशे का इंजेक्शन लेने की खातिर सिरिंज चुभोई गई हो। फिर मैंने अपना सूट उतारा और उसकी जगह एक घिसी हुई जीन्स, एक बदरंग सा हाई नेक का लाल पुलोवर और एक चमड़े की जैकेट पहनी। अपना पॉलिश से चमकता जूता उतारकर मैंने बिना जुराबों के एक पुराना जूता पहना।
तब मैं आदम का शीशे के सामने जाकर खड़ा हुआ तो मुझे अपनी तरफ एक पक्का नशेड़ी झांकता लगा। अब मैं संतोष सिंह के रूबरू होने के लिए तैयार था। स्टेटस दरमियाने दर्जे का बार नहीं निकला, वो उससे कहीं नीचे के स्तर का ढाबे से ज़रा अच्छा बार निकला। अलबत्ता वो खूब बड़ा था और रात की उस घड़ी खूब भीड़ भरा था। कई क्षण मैं बाहर ही खड़ा भीतर का नज़ारा करता रहा। बार के भीतर अधिकतर विदेशी थे और वो ऐसे हिप्पियों सैलानियों का डेरा लगा था कि जिन्हें की भारतीय तौर तरीक़ों से कुछ लेना देना नहीं था, जिन्हें ये एहसास ही नहीं था कि वे अपने वतन के उन्मुक्त और स्वच्छंद वातावरण में नहीं थे। बार में खूब आवाजाही थी। मेरे सामने ही एक जोड़ा टैक्सी में से उतरा और बाहों में बाहें डालकर भीतर दाखिल हुआ। उनमें पुरुष कोई 30 साल का था जो सूरत से गोवानी लगता था और जो जिस्म पर जीन्स जैकेट और सर पर गोल्फ कैप पहनने था। उसकी सहचरी उम्र में 20 से भी कम मालूम होती थी, वो भी जीन्स जैकेट में थी। अलबत्ता उसके कटे हुए बाल खुले थे। जैकेट के साथ वो एक कॉलर वाली कमीज़ पहनी थी जिसके ऊपर 3 बटन खुले थे और जिसकी वजह से उसकी छातियों का नज़ारा सहज हो रहा था। वैसे थी भी वो फिरंगियों जैसी गोरी और वैसी लंबे कदकाठी वाली। कहना ना होगा कि आपके खादिम की खास तवज्जो उसकी तरफ उसकी सूरत की वजह से नहीं, उसके अवार्ड विनिंग पेयर की वजह से गई थी, जिसकी नुमाइश भी वो एक विजेता के अभियान जैसी ही कर रही थी। मैं कुछ क्षण वहीं ठिठका खड़ा रहा और फिर लापरवाही से टहलता हुआ भीतर दाखिल हुआ। भीतर सिगरेट के धुएं और शोर शराबे का बोलबाला था। वहाँ कोई मेज़ खाली था तो वो कम से कम मुझे दिखाई ना दी। अलबत्ता गोल्फ कैप वाली गोवानी और उसके सामने से कोहनी तक आने वाली अभिमानिनी संगनी ज़रूर खुशकिस्मत थे जो मेरे से जरा ही पहले दाखिल हुए थे। फिर भी बार काउंटर के करीब के एक टेबल पर बैठे हुए थे। दोनों काफ़ी ऊंची आवाज़ों में आपस में बतिया रहे थे, लेकिन उस शोर शराबे में कुछ पता नहीं लग रहा था कि वो क्या कह रहे थे। वहाँ के माहौल में मुझे एक और भी खूबी का एहसास हुआ। लगता था कि वहाँ हर कोई हर किसी को जानता था सिवाय मेरे। लगता था कि मैं ही वहाँ अजनबी था। मैं बार पर पहुँचा। गनीमत थी कि वहाँ बार काउंटर के कोने में खड़े हो पाने की जगह थी। बारमैन मेरे सामने पहुँचा। विंटेज। मैं पीछे सजी विस्की की बोतलों पर निगाह डालते हुए बोला, लाश, नो आइस, ओनली कोल्ड वाटर। उसने सहमति में सर हिलाया। फिर 1 मिनट में विस्की का गिलास मेरे सामने आया था। 45, वो भावहीन स्वर में बोला। मैंने जेब से नोटों का एक मोटा पुलिंदा खास उसे दिखाने के लिए निकाला और उसमें से 100 का नोट छाँट कर उसे दिया। वो नोट लेकर चिट क्लर्क तक गया और फिर एक 50 और एक 5 के नोट के साथ वापस लौटा। उसने दोनों नोट मेरे विस्की के गिलास के करीब रख दिए। मैंने 50 का नोट उठा लिया और धीरे से बोला, सरदार नहीं दिखाई दे रहा। कौन सरदार? संतोष सिंह आया नहीं अभी? तब जैसे पहली बार उसने गौर से मेरी सूरत देखी। मैंने बड़े फरमाइशी अंदाज से आंखें मिचमिचाई और बहती नाक पर जैकेट के एक आस्तीन फिराई। विस्की का गिलास मैंने हाथ के कंपकपी पैदा करते हुए जानबूझकर यूं उठाया कि वो छलक गया। उसका घूंट भी मैंने यूं भरा कि विस्की मेरी ठोड़ी तक वो निकल ली। उसने हर बात नोट की। जान पड़ गई। हाँ तो क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा, बारमैन बोला। वो मैंने संतोष सिंह के बारे में सवाल किया था, कोई जवाब नहीं दिया या मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो फिर बोला। अब कह लो यार, संतोष सिंह आया? तुम उसे जानते हो? जाती तौर पर नहीं जानता, एक दोस्त ने कहा था रात की इस घड़ी वो यहाँ आता है। मुझे ना उसकी तलाश है, बहुत सख्त ज़रूरत है मुझको। क्यों? समझो यार, तुम्हारी क्यों का जवाब क्या बहुत मुश्किल है। वो अभी नहीं आया। फिर मेरे बोल पाने के पहले उससे बड़े नाशुक्र अंदाज से काउंटर पर से 5 का नोट उठाया और वहाँ से परे हट गया। विस्की चुस्काते हुए मैंने हॉल में निगाह दौड़ाई। वहाँ 3-4 सिख मौजूद थे, लेकिन वो सब नौजवान थे। उनमें संतोष सिंह जैसा ढीला ढाली पगड़ी वाला उम्रदराज से कोई नहीं था। मैंने गिलास खाली किया और उसके पैंदे से काउंटर ठकठकाया। परे खड़े बारमैन ने मेरी दिशा में देखा तो मैंने ऊंचा करके अपना खाली गिलास उसे दिखाया। उसने तत्काल मुझे नया ड्रिंक सर्व किया। बदले में उसी का लौटाया 50 का नोट मैंने उसके हवाले किया। हमेशा की तरह मैं बोला, अभी भी सरदार यहाँ आता तो है ना? उसने हिचकिचाते हुए सहमति में सर हिलाया। फिर तो आज भी आएगा ही। हाँ, हो सकता है।
वो दिखाई दे तो मुझे खबर कर दोगे? सहमति में सर हिलाता वो परे हट गया। मैंने फिर हॉल में निगाह दौड़ाई, जो कि करीब ही बैठे गोल्फ कैप वाली गोवनी और उसकी संगिनी पर वापस आकर रुकी। दोनों बड़ी आत्मीयता से बतिया रहे थे और रह रह कर हंस रहे थे। 10 मिनट यूं ही गुजरे। एक बदमज़ा जिम्मेदारी की तरह मैं विस्की चुसकता रहा और सिगरेट के कश लगाता रहा। फिर एकाएक मेरे पहलू में एक आदमी पहुंचा। मैंने सहज भाव से सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो मेरा दिल धड़क गया। जिस आदमी की फिराक में मैं वहां पहुंचा था वो मेरे पहलू पर खड़ा था। वालिया ने उसका बहुत सही हुलिया बयान किया था। वो वाकई अपनी किस्म का एक ही बंदा था, जो कि हज़ारों की भीड़ में भी अलग थलग ही दिखाई देता था। हाँ जी बाबूजी, वो सर निगाहों से मुझे घूरता हुआ कुटिल स्वर में बोला। मुझे पूछ रहे थे? संतोष सिंह, मैं बोला। नाम कहाँ से जाना? वो सख्ती से बोला। वो एक नशे बंदे ने दिया जी। कौन से बंदे ने दिया, कब दिया, क्यों दिया? अब ऐसे तो इत्तेफाक से मिल गया था पिछले ही हफ्ते। अपनी राह का राई 10 ले दे दिया। तो अड्डी कौन सी राह है? समझो जी, कि चाहते हो? वही जो तुम्हारे पास है। माल पानी है पल्ले? जवाब में मैंने उसे जेब से नोटों का बंडल निकाल कर दिखाया। उसने एकाएक हाथ बढ़ाकर मेरी कलाई थाम ली। ऐसे नहीं छीन सकोगे गुरमुखो, मैं कड़े स्वर में बोला। खामोश, वो फुफकारा। तब मैंने देखा कि उसकी तवज्जो नोटों की तरफ नहीं थी। उसने अपनी खाली हाथ से मेरी कलाई पर से मेरे पुलोवर और जैकेट की आस्तीन सरकाकर कोहनी तक की और मेरी बाह का मुआयना किया। बाह की नसों में बनी सुई के लाल निशानों को देखकर वो आश्वस्त हुआ। उसे मेरी कलाई छोड़ दी। तत्काल मैंने नोट जेब में रखे और आस्तीन व्यवस्थित की। फिर उसने मेरी सूरत का मुआयना किया तो जैसे बिल्कुल ही आश्वस्त हो गया। मिल जाएगा माल, वो धीरे से बोला। बढ़िया, मैं यूं बोला जैसे मेरी जान में जान आ गई हो। कितना चाहिए? आम माल नहीं चाहिए, प्योर चाहिए जी, अनकट चाहिए। मिल जाएगा, लेकिन नावा ज़्यादा लगेगा। क्यों? आजकल इधर खरे माल का तोड़ा है। माल खरा होगा तो मैं ज़्यादा कीमत भी भर दूंगा जी। एकदम खरा होगा। संतोष सिंह ने कभी खोटा माल नहीं बेचा, सबको मालूम है। फिर क्या बात है? कितना? 2-3 ग्राम। 2 मिल जाएगा। 20 लगेंगे, है पल्ले? हैं जी। बढ़िया, निकालो। पागल हुआ है? यहाँ निकालूंगा तो पलक झपकते तू भी जेल में होगा और मैं भी। तो यहाँ से बाहर निकल कर इंपीरियल सिनेमा की ओर बढ़ेगा तो रास्ते में एक संकरी गली आएगी। उस गली में चलेगा तो दाईं तरफ एक लाल ईंटों का दीवार मिलेगी, जिसमें एक लकड़ी का फाटक लगा हुआ है। फाटक को ताला नहीं होता, वो धकेलने से खुल जाएगा। फाटक से आगे एक बहुत बड़ा अंधेरा कंपाउंड है। वहाँ पहुँचकर सीटी बजाना तो मैं समझ जाऊँगा कि तू आया था। तुम पहले वहाँ पहुँचोगे? हाँ, मैं जाता हूँ ना। मेरे जाने के 5 मिनट बाद यहाँ से निकलना, समझ गया? जी हाँ जी, हाँ जी, बदिया। फिर वो एकाएक घूमा और लंबे डग भरता वहाँ से बाहर को चल दिया। मैंने घड़ी देखी, 10 बजने को थे। ठीक 5 मिनट बाद मैं वहाँ से रुखसत हुआ। संकरी गली तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने पाया कि वो गली भी अंधेरी थी, जिसकी वजह से मैं एक एक कदम फूंक कर चलता हुआ लकड़ी के फाटक तक पहुँचा। फाटक के से पास मुझे खूब अंधेरा मिला। मैंने फाटक को धक्का दिया तो वो चरचराता हुआ भीतर की ओर झूल गया। झिझकते हुए मैंने उसके पार करके अंधेरे कंपाउंड में कदम डाला। 8-10 कदम आगे पहुंचकर एक पेड़ के करीब मैं ठिठका और फिर होठ सिकोड़ कर हौले से सीटी बजाने लगा। बस काफ़ी है, कोई मेरे करीब आकर बोला। वो संतोष सिंह की आवाज़ थी। पता नहीं वो पहले से ही मेरे इतने करीब खड़ा था या तब दबे पाँव करीब आकर खड़ा हुआ था। मैंने तत्काल सीटी बजानी बंद कर दी। नावा किधर है? मैंने जैकेट की जेब की तरफ हाथ बढ़ाया तो एक हाथ मेरी बाह पर पड़ा। फिर एक दूसरा हाथ मेरी जैकेट की जेब में दाखिल हुआ और नोटों के बंडल के साथ बाहर निकल गया। मिल गया, संतोष सिंह बोला। तब मेरी समझ में आया कि मेरी जेब में दाखिल हुआ हाथ संतोष सिंह का नहीं था। मेरी कलाई भी संतोष सिंह ने नहीं थामी थी। वो दोनों काम उसके जोड़ीदार किसी और शख्स ने किए थे, जो कि मेरे पीठ पीछे खड़ा था और जिससे अभी सदा ने सवाल किया था।
मैं दो गुंडों के बीच में सैंडविच की तरह फंसा हुआ था और उनके इरादे मेरा माल लूट लेने से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते थे। एक क्षण के लिए मेरी आंखों के आगे मोर्ग में पड़ी हरीश पांडे की लाश लहराई। अब क्या मैं भी उसके जैसे अंजाम के हवाले होने वाला था? उस घड़ी किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर मैंने अंधेरे में सामने हाथ और पीछे टांग चलाई। मेरे दोनों ही अंग पीछे खड़े दोनों जनों से टकराए। पीछे वाले के मुंह से हैरानी भरी सिसकारी निकली और सामने वाले के सरदार के मुंह से तेरी बहन दी ओए निकला। मैंने दोनों के बीच से एक बाजू छलांग लगाई और तत्काल खड़ा हो गया। उस घड़ी अंधेरा ही मेरा रक्षक था। उस खूब अंधेरे में जब वो दोनों मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे तो मैं भी उन्हें दिखाई दे रहा नहीं हो सकता था। कितने ही क्षण वैसे ही खामोशी में गुजरे, फिर सांस रोके दबे पांव मैं अंदाज़न उधर बढ़ा जिधर से कि मैं आया था, जिधर की लकड़ी का फाटक था। मैं निर्विघ्न फाटक तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ और मेरी समझ में आया कि मैं क्यों कर बिना किसी मुश्किल के फाटक तक पहुंच गया था। मेरे दुश्मन उस जगह से बाहर निकलने का फाटक ही एक रास्ता था जहाँ की मैंने पहुँचना ही था और जहाँ वो चुपचाप मेरे से पहले पहुँच गए थे। एकाएक मेरी कनपटी पर एक ऐसा भीषण प्रहार हुआ कि ज़मीन से मेरे पाँव उखड़ गए। मेरी आंखों के आगे लाल पीले सितारे नाच गए थे। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और बड़ी मुश्किल से स्वयं को धराशायी होने से बचा पाया। तभी एक करिश्मे की तरह फाटक के करीब अंधकार में एकाएक रोशनी हुई, जिसकी चमक में मुझे उकड़ दोबारा हमले को तैयार अपनी ओर बढ़ता सरदार दिखाई दिया। उस घड़ी मेरा सब बुरी तरह चक्कर खा रहा था और मैं अपने आप में इतनी भी ताकत नहीं पा रहा था कि अपने बचाव में कुछ कर पाता। सरदार का राक्षसी आकार अब ऐन मेरे सामने था। तभी एकाएक फायर की आवाज़ हुई। फिर सरदार मेरी आंखों के सामने निशब्द मुंह के बल जमीन पर गिरा। कोली, होशियार! एक तीखी अजनबी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। होशियार हो पाने की स्थिति में तो मैं था ही नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी कोई कोशिश कर पाने से पहले मेरी खोपड़ी पर फिर एक बार वार हुआ। मुझे फिर एक फायर होने का आवाज़ आई और फिर मेरी चेतना लुप्त हो गई। पता नहीं कब मुझे होश आया। मेरे लिए ये अंदाज़ा लगा पाना भी मुहाल था कि होश मुझे 1 मिनट बाद आया था या 1 घंटे बाद। सोते जागते अंधेरे के गर्त में डूबते उतराते मुझे ये एहसास हुआ था कि कोई मेरी बगलों में हाथ डालकर मुझे उठाकर मेरे पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। 2 आवाज़ें मेरी झंझनाते कानों में पड़ रही थी, लेकिन क्या कहा जा रहा था ये समझ पाने की स्थिति में मैं नहीं था। उस घड़ी मैं ये तक समझ पाने में असमर्थ था कि तब भी मैं उस अंधेरे कंपाउंड में ही था जहाँ की 2 बार मेरे पर हमला हुआ था, या मैं कहीं और था। मेरी कनपट्टियों में, सर में, गर्दन में धाड़ धाड़ खून बज रहा था और आंखों के सामने रंगीन सितारे अभी भी रह रहकर नाच उठते थे। फिर हौले हौले मेरे जहन से अंधेरा छटने लगा और मुझे अपनी आंखों के सामने नाचती रोशनियाँ दिखाई देने लगी। फिर मुझे एकाएक एहसास हुआ कि मैं तेज़ रफ्तार से दौड़ती एक कार में मौजूद था। मैंने उठकर सीधा होने की कोशिश की। ही इज़ मूविंग, एक स्त्री स्वर मेरे कानों में पड़ा। मीनिंग ही इज़ अलाइव, जिंदा है, एक पुरुष स्वर सुनाई दिया। और होश में आ रहा है। मैंने जोर से आंखें मिचमिचाई और अपने दाएं बाएं देखा। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक कार की अगली सीट पर मौजूद था। कार को पुरुष चला रहा था जबकि स्त्री मेरे बाएं पहलू में थी। बड़ी कठिनाई से बारी बारी मैंने दोनों सूरतों पर अपनी निगाहें फोकस कर पाया। हैरान हो रहा है, पुरुष जो कि गोल्फ कैप वाली गोवानी था बोला। युवती जो कि उसके सामने से कोने तक आने वाली संगनी थी हंसी और फिर बोली, अब दिमाग भी ठिकाने आ गया मालूम होता है। हाँ लगता है, हमें पहचान भी रहा है। वेल, युवती मुझे कोनी मारते हुए बोली, क्या हुआ था? मैं फंसे कंठ से बोला, क्या हुआ था? जो हुआ था तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ था। लेकिन हुआ क्या था? तुम जब बार से उठकर बाहर को चले थे, इत्तेफाक से तभी हमने भी टेबल को छोड़ी थी। बाहर हमने एक गैंगस्टर से लगने वाले आदमी को तुम्हारे पीछे करते हुए देखा था। हमें मामला गड़बड़ लगा था। तुम हमें अपने बरादरी भाई लगे थे, इसलिए हमने खामोशी से तुम लोगों का पीछा किया था। जब तुम अंधेरी गली में दाखिल हुए थे और वो गैंगस्टर वहाँ भी दबे पांव तुम्हारे पीछे चला,
तो हम समझ गए कि आगे कहीं तुम्हारा कोई खास ही बुरा अंजाम होने वाला था। आगे यार्ड में पुरुष बोला, तुम्हारे साथ जो बीती उसने साबित कर दिया कि हमारा अंदेशा सही था। समझ लो कि हमारी वजह से तुम्हारी जान बची और माल भी। पुरुष बोला, माल भी बचा है तुम्हारा हमारी वजह से? माल भी? हाँ। फिर युवती ने मेरे पीछे यार्ड में छिने नोट मेरी गोद में डाल दिए। शुक्रिया, मैं बोला। वो केवल मुस्कुराए। वो 2 थे। फिर मैं सोचता हुआ बोला, हमने तो एक ही जने का पीछा किया था, दूसरा ज़रूर पहले से उस अंधेरे यार्ड में मौजूद रहा होगा। वहाँ क्यों गए थे? उस आदमी से मिलने गया था जो कि पहले से वहाँ मौजूद था। तुम उन दोनों की मिली भगत के शिकार हुए थे। वो लोग तुम्हें लूटना चाहते थे। अब तो ऐसा ही मालूम होता है। और तुम्हें फिनिश करना चाहते थे वो? हाँ, मैं अपनी साएं साएं करती खोपड़ी और कनपटी सहलाता हुआ बोला। अब तो ऐसे ही मालूम होता है। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी जान बचाई। नेवर माइंड, अब हम कहाँ जा रहे हैं? जवाब देने की जगह युवती ने पुरुष की ओर देखा। हम तुम्हें अपने एक दोस्त के यहाँ ले जा रहे हैं, जहाँ की तुम्हारी कोई मलहम पट्टी हो सकेगी। तुम्हें एहसास नहीं मालूम होता, लेकिन तुम्हारी कनपट्टी पर काफ़ी चोट आई है। तुम्हारी चमड़ी खुल गई है और उसमें से अभी भी खून निकल रहा है। तुम्हें फर्स्ट एड की सख्त ज़रूरत है। हमारा दोस्त डॉक्टर है। सो जस्ट रिलैक्स मिस्टर को। तत्काल वो खामोश हो गई। वो निश्चय ही मेरा नाम लेने जा रही थी। पीछे अंधेरे कंपाउंड में भी किसी ने मुझे नाम लेकर पुकारा था। मेरे जहन में खतरे की घंटी बजने लगी। स्टेटस बार पर मैंने उन्हें एक टैक्सी कार में सवार होकर पहुंचते देखा था, लेकिन अब हम एक बड़ी कार में सवार थे। ऊपर से वो लोग बाखूबी जानते मालूम होते थे कि मैं कौन था। मैंने एक झटके से उठकर सीधा होने की कोशिश की। कोई होशियारी नहीं मिस्टर कोहली। हाँ, कोई होशियारी नहीं, युवती चेतावनी भरे स्वर में बोली। एक क्षण को उसने मेरी ओर वाला हाथ तनिक ऊंचा किया तो मुझे उसमें एक रिवॉल्वर दिखाई दी। जरा जल्दी चेत गए। हमारे अपनी मंजिल पर पहुंच जाने तक बेहोशी रहते तो अच्छा होता। खैर, कोई बात नहीं। अब बराए मेहरबानी अपने हाथों को अपने घुटनों में दबा लो और ऐसे ही बैठे रहो। कोई होशियारी दिखाने की कोशिश करोगे ना तो मुझे रिवॉल्वर का काम में लाना पड़ेगा। और मुझे मार डालने के लिए? क्या? मुझे मार डालने के लिए? हमारी कोशिश तो तुम्हें सलामत रखने की ही होगी। अब बाज नहीं आओगे तो भी जान से तो नहीं मारेंगे, लेकिन हाँ, तुम्हारी तकलीफ़ बढ़ जाएगी। अब जो काम फर्स्ट एड से ही हो जाएगा वो तब सर्जरी से होगा। सो देयर। वो पुरुष बोला। मैं कुछ नहीं बोला। मैंने खामोशी से आदेश का पालन किया। गुड। फिर उन दोनों में कोई इशारेबाजी हुई, जिसके फलस्वरूप तत्काल कार की रफ्तार तेज़ हो गई। खामोशी से सफ़र करता रहा। मैंने गाए बगाए रास्ता पहचानने की कोशिश की तो कभी कोई जगह मेरी पहचान में आई तो कभी नहीं आई। कुल जमा मैं ये निर्धारित नहीं कर सका कि हम दिल्ली शहर की कौन सी दिशा में बढ़ रहे थे। 1-2 बार मुझे ये तक एहसास हुआ कि वो जिस रास्ते से एक बार गुजरते थे उसी पर फिर वापस लौट आते थे। ज़रूर ऐसा वो मुझे कंफ्यूज करने के लिए ही कर रहे थे। आखिरकार कार की रफ्तार कम होनी शुरू हुई। मैंने सर उठाकर बाहर झाँकने की कोशिश की तो युवती ने मेरे सर को पकड़कर जबरन नीचे मेरे घुटनों तक झुका दिया। ऐसे ही रहना, ओके? वो मेरे कान में बोली। बस थोड़ी देर की जहमत और है। मैं खामोश रहा। थोड़ी देर बाद कार रुकी तो उसने मेरी गर्दन छोड़ी। मैंने सर उठाया तो कार को एक गैराज में खड़ा पाया। वो दोनों कार से बाहर निकले। पुरुष ने मुझे भी बाँह पकड़कर कार से बाहर निकाला। दोनों मुझे बीच में चलाते हुए एक पिछले दरवाजे की तरफ बढ़े। उस दरवाजे के आगे एक लंबा नीम अंधेरा गलियारा था, जिसके एक बंद दरवाजे के सामने हम रुके। युवती ने दरवाजे को धक्का देकर खोला तो पुरुष ने मुझे धकेल दिया। वो एक आम कमरों जैसा कमरा था, जिसकी इकलौती खिड़की बंद थी और जिसके आगे एक मोटा पर्दा झूल रहा था। वहाँ बाईं ओर एक ऑफिस टेबल लगी हुई थी और दाईं ओर दीवार से सटा एक सोफ़ा पड़ा था। कमरे में रोशनी का साधन सामने दीवार पर लगी एक ट्यूबलाइट थी। बैठो, युवती सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए बोली। मैं आगे बढ़ा और सोफ़े पर ढेर हो गया। पुरुष, जिसने चौखट लांघने की कोशिश नहीं की थी,
एकाएक घूमा और वहाँ से रुखसत हो गया। मैं कहाँ हूँ? पीछे मैंने पूछा। युवती केवल मुस्कुराई। इतना तो बताओ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। मुझे नहीं मालूम, वो बोली। ऑनेस्ट, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो मालूम होगा। बॉयफ्रेंड? वो गोल्फ कैप वाला जो तुम्हारे साथ था, गाड़ी चला रहा था, जो भी यहाँ से गया था, उसे भी नहीं मालूम? अरे कोई तो वजह होगी। ज़रूर होगी, बेवजह कहीं कोई काम होता है, लेकिन वो वजह मुझे नहीं मालूम। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था। आई ऑलवेज फॉलो ऑर्डर्स विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस। किसके ऑर्डर फॉलो करती हो? जवाब में वो फिर मुस्कुराई। कौन है तुम्हारा बॉस? खामोश बैठो प्लीज़। और मैं खामोश हो गया। कुछ क्षण वैसे ही खामोशी में कटे। फिर दरवाज़ा खुला और एक औरत ने भीतर कदम रखा। उसने एक बार घूरकर देखा, फिर युवती को इशारा किया। युवती तत्काल वहाँ से कूच कर गई। औरत आगे बढ़ी और ऐन मेरे सामने आ खड़ी हुई। वो कोई 35 साल की लंबी ऊंची औरत थी, जो कि नया नश कटे बालों और पोशाक, टखनों तक आने वाला मेहरून रंग का गाउन से विदेशी मालूम होती थी। उसने मेरी ठोड़ी पकड़कर मेरे सर को पहले ऊपर और फिर दाएं बाएं घुमाकर मुआयना किया कि मैं किस हद तक चोटिल था। बहुत जुल्म ढाया कमीनों ने, वो अंग्रेज़ी में बोली। लेकिन इत्मीनान रखो, सब ठीक हो जाएगा। युवती वापस लौटी। मैंने देखा उसके हाथ में फर्स्ट एड का बक्सा और गर्म पानी की पतीली थी। अपनी बाह पर वो एक तौलिया लटकाई थी। उसने वो सब सामान सोफे के करीब पड़े एक स्टूल पर रख दिया और जैसे खामोशी से वहाँ पहुँची थी, वैसे ही खामोशी से वापस लौट गई। औरत ने ऑफिस टेबल के करीब से एक कुर्सी सोफे के पास घसीट ली और उस पर बैठ गई। अगले 5-7 मिनट उसने बहुत एहतियात से मेरी मल्लम पट्टी में गुजारे। अब कैसा लग रहा है? आखिरकार वो बोली। ठीक है, खामखा पंगा नहीं लेना चाहिए था। नो? यस। गलती को सुधार लेना भी दानिशमंदी होती है। गलत रास्ते पर उठा कदम रोक लेना भी गलती को सुधारना ही होता है। यू नो? यस। कमीनी ज़रूर बच्चों को पढ़ाती थी। बंद कर दो सब पंगेबाजी। ओके? ओके, गुड, आई एम ग्लैड। अब बताओ, पंगेबाजी शुरू क्यों की? किसके कहने पर की? मैं समझा नहीं। उसने आगे की और झुककर मेरा गाल थपथपाया तो मुझे उसके गाउन के गिरेबान से भीतर झांकने का मौका मिला। नज़ारा दिलकश था। आपके खादिम को पसंद आया। अलबत्ता वैसा कोई नज़ारा एंजॉय करने का ना तो वो कोई वक्त था और ना वैसा कोई माहौल था। किसने भेजा तुम्हें? फिर उसने यूं मीठे स्वर में सवाल किया जैसे कोई अध्यापिका अपने प्रिय छात्र से लाड कर रही हो। उस शख्स का नाम बोला जिसकी वजह से तुम स्टेटस बार में पहुंचे थे। बताओ। हरीश पांडे। गुड। और कौन है ये हरीश पांडे? कहाँ है ये इस वक्त? हरीश पांडे मेरा दोस्त है और इस वक्त एक सरकारी अस्पताल में मुर्दा घर में पड़ा है। तत्काल उसने यूं मेरे गाल पर से अपना हाथ खींचा जैसे अंगारा छू गया हो। फिर उसके दांत किटकिटाए और फिर उसी हाथ का एक झापड़ मेरे गाल पर रसीद किया। नफरत के शोले बरसाती आंखों से उसने मेरी तरफ देखा, फिर उठकर खड़ी हो गई। नोरा! वो गला फाड़ कर चिल्लाई। तत्काल एथलीटों जैसे जिस्म वाले खट्टा कट्टा आदमी वहाँ पहुँचा। दोनों में कुछ क्षण के लिए खुसर पुसर में कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ। फिर औरत वहाँ से रुखसत हो गई। उसके जाते ही 2 और सूरत से ही दादा लगने वाले आदमी वहाँ पहुँच गए। मिस्टर कोहली फिर पहले वहाँ पहुँचा। नोरा नाम का आदमी बड़े संजीदा लहजे से बोला, अगर अकल से काम लो तो तुम हमें और ख़ुद अपने आप को भी भारी जहमत से बचा सकते हो। ये सलाह दे रहे हो या धमकी दे रहे हो? है तो सलाह ही, और धमकी समझो तो भी चलेगा। ऐसा? जो हम जानना चाहते हैं वो तुम राजी से नहीं बताओगे तो मजबूरन हमें तुम्हारी ज़बान जबरन खुलवानी पड़ेगी। अरे पहले ये तो पता लगे कि तुम जानना क्या चाहते हो। पहले वो औरत इशारों में बात कर रही थी, अब तुम इशारों में बात कर रहे हो। तुम्हें खूब मालूम है हम क्या जानना चाहते हैं। मैं तुम लोगों को नहीं जानता। मैं तुम लोगों के मतलब की कोई बात कैसे जान सकता हूँगा? तुम जानते हो और खूब जानते हो। बोलो, तुम्हारे पीठ पर कौन है? उस पांडे नाम के शख्स की पीठ पर कौन था? तुम दोनों किसके लिए काम कर रहे हो?
इसका जवाब तो आसान है और जवाब देने में मुझे कोई गुरेज भी नहीं है। गुड। पांडे मेरे लिए काम कर रहा था और मैं किसी के लिए काम कर रहा था ये मुझे भी नहीं मालूम। क्या बकते हो? अलबत्ता जानने का उतना ही तलबगार हूँ जितने कि तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? प्रिया सिब्बल के अपने ऑफिस में आगमन की कहानी मैंने उसे सुनाई और ये भी बताया कि मैंने अपनी उस कथित क्लाइंट के लिए पांडे को किस काम पे लगाया था। केवल हीरोइन और दिनेश वालिया के जिक्र से मैंने परहेज रखा। कहानी अच्छी है, बहुत सूझबूझ का गढ़ी है, कहीं कहीं सच्चाई का छौंक भी है, लेकिन इसका मकसद हकीकत छुपाना ही भी है। मैं जो जानता था मैंने बता दिया। डियर ब्रदर, सब कुछ नहीं तो कुछ हम भी जानते हैं। क्या? तुम स्टेटस बार में डोप एडिक्ट का बहुरूप धारण करके गए थे। वहाँ तुम एक नामी डोपर पुशल की तलाश थी, जिससे कि पहले बार में और फिर बार से बाहर तुम्हारी मुलाकात भी हुई थी। अगर बात उस प्रिया सिब्बल नाम की औरत के खाविंद पर निगाह रखने तक ही सीमित थी, तो फिर वो तमाम ड्रामा किस लिए जो कि तुमने पहाड़गंज के उस बार में किया है? मेरे से जवाब देते ना बना। मिस्टर कोहली, तुम अपनी मर्जी से वहाँ नहीं गए थे, तुम्हें वहाँ भेजा गया था। अब बोलो, किसने भेजा था तुम्हें वहाँ? किसी ने नहीं, मैंने जो किया अपने जिम्मे से अपनी मर्जी से किया। इसलिए किया क्योंकि मुझे हरीश पांडे के हत्यारे की तलाश है। जो हकीकत है वो ये ही है। आगे से मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है। उसकी सूरत पर साफ ऐसे भाव आए जैसे ना मानना ही उसकी मर्जी थी। तो ये तुम्हारा फाइनल जवाब है? हाँ, ठीक है। उसने अपने पीछे खड़े दोनों आदमियों को संकेत किया। तत्काल दोनों बाज की तरह मेरे पर झपटे। जरूर सुधील कोहली द लक्की बास्टर्ड की फेमस लक तेल लेने चली गई थी। उस रात दूसरी बार मेरे पर हमला हुआ और मेरी चेतना लुप्त हो गई। मुझे होश आया। बड़ी कठिनाई से मैं समझ पाया कि मैं एक चलते वाहन के अगली पिछली दोनों सीटों के बीच फर्श पर पड़ा था। मेरी आंखों के सामने ऐसा अंधेरा था कि उनको खोलने या बंद रखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर वो वाहन इंजन की आवाज़ से, जो कि कार ही मालूम होता था, रुका। पिछला दरवाज़ा खुला। मैंने आंखें भींच ली और यही जाहिर किया कि मैं अभी भी बेहोश था। किसी ने मुझे घसीट कर कार से बाहर निकाला। उसने मुझे अपने कंधे पर लाद लिया और आगे बढ़ा। सावधानी से मैंने एक आँख खोली तो पाया कि उस शख्स की बगल में एक दूसरा शख्स भी चल रहा था। ज़रूर वो वही दोनों मवाली थे जो नोरा ने बुलाए थे और जिन्होंने मुझे रुई की तरह धुना था। मैंने दोनों आंखें खोलकर दाएं बाएं झाँका तो तत्काल मैंने उस जगह को पहचाना। हम वजीराबाद के जमुना ब्रिज पर थे। वो दोनों एकाएक रुके। जो मुझे उठाए था उसने मुझे अपने कंधे पर से उतारकर पुल की रेलिंग पर टांग दिया। रिवॉल्वर निकाल, वो दबे स्वर में बोला। उनके इरादे भापते मुझे देर नहीं लगी। ज़रूर वो मुझे शूट करके पुल पर से मेरी लाश दरिया में फेंक देना चाहते थे। फ़ौरन कुछ करना ज़रूरी था। उस घड़ी मैं क्या कर सकता था? मैं एक ही काम कर सकता था, जो कि मैंने किया। मैंने खुद ही अपने आप को पुल पर से नीचे दरिया में गिरा दिया। पीछे किसी ने जोर से सिसकारी भरी। मैं पानी से जाकर टकराया और उसमें हाथ पांव मारने लगा। एक फायर हुआ। मेरे करीब पानी जोर से फव्वारे की तरह उछला। मैं तेज़ी से जिधर सींग समाए उधर तैरने लगा। उन दोनों में से कोई मेरे पीछे छलांग लगा देता, इस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो पुल से उतरकर दरिया के किनारे पहुंच सकते थे और घात लगाए इंतजार कर सकते थे कि मैं पानी में कहाँ था या मैं कहाँ से किनारे का रुख करता था। भगवान से बार बार प्रार्थना करता कि उन्हें ऐसा करना ना सूझता। मैं पूरी शक्ति से अपने सामने तैरता रहा। जैकेट पतलून पहने तैरना भी कौन सा आसान काम था। फिर मुझे सूझा कि किनारे से घात लगाने की क्या ज़रूरत थी। वो कश्ती लेकर दरिया में उतर सकते थे। वजीराबाद के पुल के नीचे छोटी किश्तियाँ आम उपलब्ध होती थीं और बड़े इत्मीनान से मेरे सर पर पहुंच सकते थे। मैं और भी घबरा गया और तेज़ी से पानी में हाथ पांव मारने लगा। जब और तैर पाना मुझे असंभव लगने लगा तो मजबूरन मैंने किनारे का रुख लिया। अब पता नहीं उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन ना तो दोबारा कोई गोली चली और ना ही मेरे किनारे पहुंचने में कोई बाधा आई। किनारे पहुंचकर लड़खड़ाती चाल से मैं उधर बढ़ा जिधर मुझे रिहाइश की, आबादी की चुगली करती रोशनियाँ दिखाई दे रही थीं। उस घड़ी वो गुंडे मेरे सर पर पहुंच जाते तो वो चुटकी से मच्छर मसलने जैसी सहूलियत से मेरा काम तमाम कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बिना किसी परेशानी के कोठी के पिछवाड़े की चारदीवारी तक पहुंच गया।
कोठी में सन्नाटा था, इसलिए मैं हिम्मत करके उधर की दीवार पर चढ़ गया और भीतर कंपाउंड में कूद गया। कितनी ही देर में जहाँ कूदा वहीं गिरा पड़ा रहा और हाफता हुआ अपने फट पड़ने को आमादा फेफड़ों पर काबू पाने का प्रयत्न करता रहा। अब उस कोठी के मालिकान मेरे कोई भी गत बन